स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 14। इससे पहले हमने आपको 13 सेट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा कर सकते हैं। अभी आप एक बार रिविजन जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा वीडियो एक बार 2x करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, यानी कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर यह साथियों जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया है। तो इस कार्ड से सही जवाब हो जाएगा जो प्रश्न का आपका हो जाएगा डी, यानी राइट आंसर। ठीक है, बाकी हीनयान, महायान और वैभाषिक इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है साथियों। ठीक है, अब समझेंगे कुछ तथ्य बौद्ध धर्म से। देखिए, जब प्रथम बौद्ध संगीति होती है तो उस समय साथियों बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किया जाता है और उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक इन दो पिटकों में बांट दिया जाता है। आप जानते हैं 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक इनका उद्भव कब होता है? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान साथियों बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक धर्म का नाम था, एक भाग का नाम है महासंगिक, या हम जिसे सर्वास्तिवादी कहते हैं, और दूसरा था स्थविर या फिर थेरावादी। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगीति में क्या इंपॉर्टेंस है पता चल गया। तीसरी बौद्ध संगीति में क्या होता है? एक जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि कौन सी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, तो आपका जवाब होगा तीसरी बौद्ध संगीति। बल्कि जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है वह पहली बौद्ध संगीति में ही जोड़ दिया गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक विवाह शास्त्र नामक अन्य ग्रंथ को जोड़ा गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 पार्ट में बढ़ गया, जिसका नाम था साथियों हीनयान। जो अस्थिरवादी थे वो हीनयान कहलाए, जबकि जो महायान थे वह महासंगिक लोग महायान कहलाए। तो हीनयान और महायान इन दोनों का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान होता है, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला। मौर्य काल में राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, यानी राज्य की भूमि पर जो खेती होती थी उससे प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो आय मतलब पैसा थोड़ी लिया जाता था, नहीं, वहां पे अनाज वगैरह लिया जाता था। तो साथियों राज्य में राज्य की खेती से प्राप्त होने वाली आय को यहाँ पे सीता कहा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, मौर्य काल की साथियों ये बात करा। तो सीता क्या है? तो याद रखेंगे राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा गया है मौर्य काल में। तो ये हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब। देखिएगा, भाग किसे कहते हैं? तो भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से जो प्राप्त आय होती थी उसे भाग कहा जाता था। और इसकी मात्रा जो है 1/6 से 1/4 थी, यानी जो उपज होता था उसका 1/6 भाग ले लेते थे या 1/4 भाग। प्रलय क्या था साथियों? ये संकट काल में प्रजा के द्वारा, मतलब प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर था, प्रजा से वसूला जाने वाला कर था, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो संकट काल में मौर्य काल में प्रलय नाम का एक कर लेते थे वहां के अधिकारी, जब कोई संकट आता था उस समय जनता से। ठीक है, बलि क्या है? तो मौर्य काल में बलि भी एक प्रकार की धार्मिक कर है, याद रखिएगा। हिरण्य, यहाँ पे याद रखिएगा हिरण्य जो है यह सोना स्वर्ण वगैरह का नाम आप जानते हैं मिलता है। तो यह नकद के रूप में मौर्य काल में लिया जाता था, कुछ भी इसमें वसूलते थे पर अनाज नहीं था, ये याद रखिएगा। पार्श्व क्या था? ये भी प्रकार का कर था जो व्यापारियों के अधिक लाभ पर वसूला जाता था। ठीक है, जबकि विविध क्या है? तो साथियों यह एक चारागाह कर है। तो एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका सीता है, ये है और ये है साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ दर्शन और दूसरी तरफ दिया हुआ उनके प्रणेता। तो अगर आपको ध्यान रखना होगा साथी, तो जो न्याय दर्शन है इसके प्रणेता कणाद नहीं है, बल्कि न्याय दर्शन के प्रणेता आप जानते हैं गौतम है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी सी आपका सही सुमेलित नहीं है साथियों। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर, यानी यही आपका सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इनको रट लीजिएगा। एक तरफ दर्शन और उनके प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो आपका होगा सर कपिल मुनि, बिल्कुल सही है। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, मीमांसा पूर्व मीमांसा के जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा के बादरायण प्रणेता है। तो ये साथियों है आपका 6 दर्शन, आप इसको याद कर लीजिए, 60 दर्शन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान ए रियासत नामक एक विभाग की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। दिल्ली सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी केंद्रीय सेना की
स्थापना करी हुई है। बलबन की बात समझ लीजिएगा, यही एक ऐसा शक्तिशाली है, लेकिन बलबन भी उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं दक्षिण पश्चिम वाले एरिया पे जितना अलाउद्दीन खिलजी देता है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। सर 1 और 2 दोनों सही है। समझेंगे जरा सा इस बात को, देखिएगा। सबसे पहले तो पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत, सहना जो दंडाधिकारी और मुहतसिब ये 3 अधिकारी अपॉइंट करता है। इनमें से मुहतसिब नामक अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है? जैसे वर्तमान में आप एसपी साहब समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे मुहतसिब नामक अधिकारी थे जो जनसाधारण के आचरण का, बाजारों पर नियंत्रण तथा माप तोल का निरीक्षण भी करते थे। ये दोनों काम मुहतसिब नामक अधिकारी करते थे, ठीक है। गुप्तचर विभाग, आप जानते हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग भी रखा था। उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बरीद ए मुबालिक नामक डिपार्टमेंट बनाया था, और जो गुप्तचर थे जो सूचना देते थे उनको बरीद कहा जाता था, यानी जो संदेश वाहक थे वो बरीद थे। तो बरीद चुप्पा से जाकर के बताते थे इस विभाग में कि भाई वहां इस आदमी ने ऐसी गलती कर रखी है, तो उसको सजा मिलती थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी केंद्रीय सेना, अभी तक लोग जरूरत पड़ने पर सेना बुलाते थे, पर यह अस्थायी केंद्रीय सेना रखा। और इसके लिए इसने क्या किया? सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्टिंग करी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया है। इनका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा किसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट करी, तो आपका जवाब होगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी। किसने एक अस्थायी शक्तिशाली केंद्रीय सेना अपॉइंट करी है? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए और इस सवाल को आप लगाइएगा सर मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लगाइए? इस सवाल को आप लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, शंकराचार्य आप जानते हैं अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो ए का दूसरा, तो मेरे भाई ए का दूसरा सिर्फ यही दिख रहा है, ठीक है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य की अगर हम बात करेंगे तो रामानुजाचार्य यह विशिष्टाद्वैतवाद, हमको लग रहा है ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, बी का पहला, ठीक है, बी का पहला दिख रहा है। निम्बार्काचार्य की बात करेंगे तो यह द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है साथियों, सी का तीसरा बिल्कुल सही है, ये सही है। और माधवाचार्य डी का चौथा, ये भी सही है, यानी विकल्प में सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। माधवाचार्य द्वैताद्वैतवाद बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और चैतन्य ये भेदाभेद द्वैतवाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आपका पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पहला। देखिए, प्रमुख संत और उनके दार्शनिक मत की हम बात करेंगे तो शंकराचार्य अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद है, वल्लभाचार्य शुद्धा अद्वैतवाद, जबकि चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक हैं। इनका नाम भी एक बार याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट है तो रटना तो पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे, ये बात बिल्कुल सही है। शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था, ये बात भी सही है। शिवाजी और कछवाह राजा जय सिंह के बीच में 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी, क्या यह बात सही है? तो साथियों आप कहेंगे हाँ सर, ये वाली बात भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, ठीक है। समझेंगे, देखिए शिवाजी के बारे में आपसे हमने पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया, इसीलिए सारा सेशन देखिए। 10 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के किले में हुआ। माता कौन थी आप जानते हैं? जीजाबाई हैं। संरक्षक कौन है? दादाजी कोंडदेव हैं। इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? समर्थ गुरु रामदास का। साई बाई से इनका विवाह होता है 1640 में। एक जन से और होता है, उनकी चर्चा कल की वीडियो में कर लेंगे। तो फिलहाल में साई बाई को आप याद रखिएगा। 1654 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर का किला जीता था साथियों। अलाउद्दीन खिलजी इनसे बहुत जलन वगैरह करा। तो 1600 आप जानते हैं, 1600 में अगर आप देखेंगे साथियों तो ये जो है, सॉरी औरंगजेब साथियों, अलाउद्दीन खिलजी मैंने कर दिया गलती से, माफ करिए। औरंगजेब मतलब इनसे खुन्नस रख रहा है और औरंगजेब की दक्षिण नीतियां यहाँ पर काम करेंगी, वो दक्षिण भारत में अपना प्रसार करने की सोच रहा है। तो 1659 ईस्वी में शिवाजी का अफजल खान से साथियों संघर्ष होता है, अफजल खान मारा जाता है इसमें। फिर 1660 में औरंगजेब के जो मामा हैं, औरंगजेब के मामा हैं शाइस्ता खान, ये बेचारे मुंह के बल गिरते हैं, मतलब ये भी हार जाते हैं शिवाजी से, ठीक है। आगे चल के 8 जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की और इसमें शिवाजी को तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फायदा होता है साथियों। आगे चल के आप देखेंगे कि औरंगजेब भेजता है राजा जय सिंह को, ठीक है। कब? शिवाजी और कछवाह राजा जय सिंह के मध्य में तब एक संधि होती है जिसका नाम है साथियों पुरंदर की संधि, और यह संधि 22 जून 1665 को होती है।
ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या प्रांत में लागू नहीं किया गया था? आपको याद होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लॉन्च किया हुआ है। तो कह रहा कहाँ पे लागू नहीं किया गया था? तो मेरे भाई जो बंबई है यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। यहाँ पे लागू नहीं था क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त भारत के टोटल 19% भाग पर ही लागू हो पाया था, ब्रिटिश वाले क्षेत्र पर। ठीक है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त आप जानते हैं कि इसमें जो भूमि का स्वामित्व था साथियों वह जमींदारों के पास था और जमींदारों को एक निश्चित रकम हर साल जमा करनी थी। वह रकम है 3,75,00,000 रुपए वार्षिक जमा करना था, लेकिन यह किसानों से लगभग में 13 करोड़ रुपए की वसूली करते थे। अब आप समझिएगा जमींदार जमींदार बड़े आज क्यों हैं? क्योंकि बाकी 10 करोड़ का फायदा इन्हें हो जाता था सालीना। ठीक है, कंपनी को पूरा चूना लग जाता था। लेकिन कंपनी ने इसके लिए एक नियम बनाया था 1794 में, जिसका नाम था साथियों सूर्यास्त कानून। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था सूर्यास्त कानून 1794 में। पर ये भूल गए कि यह भारत है, इंडियन लोग बहुत होशियार होते हैं। सूर्यास्त कानून में होता क्या था कि जो जमींदार हैं साथियों, अगर वह जमींदार उस दिन जिस दिन कर देना है उस दिन शाम को अगर कर नहीं दे पाते हैं तो उनके जमीन का नीलामी हो जाता था और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसी को जमीनें मिल जाती थी। अब आप समझिएगा कैसे होता था। तो जमींदार क्या करते थे, किसी अपने व्यक्ति को ही खड़ा करते थे, मतलब बोली लगाने के लिए अपने व्यक्ति को ही खड़ा करते थे, बाकी कोई और नहीं खड़ा होता था। जैसे इस टाइम आप देख रहे होंगे कि राजा का बच्चा ही राजा ही बन रहा है, मतलब अगर कोई संसद है तो उसका खानदान ही संसद बनेगा, बाकी और कोई दूसरा संसद बहुत मुश्किल से बन पा रहा है। तो ऐसे ही था कि उन्हीं के खानदान में फिर से जमीनें चली जाती थी, 3 करोड़ रुपया भी उनको नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसी बात है। अब अस्थायी बंदोबस्त को कहां कहां लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का जो बनारस और गाजीपुर क्षेत्र है और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में, महाराष्ट्र में लागू नहीं किया गया, इस बात को याद रखेंगे। और इस व्यवस्था में भारत का लगभग में 19% क्षेत्र जो है वो आ जाता है साथियों। ठीक है, अगला, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ कब किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किया गया था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐसा सवाल है। ये थोड़ा ध्यान से टाइप वाले गलती कर दी है, कोई बात नहीं है। तो आप जानते हैं लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी गया, कई बार पूछा गया। इसी समय आप जानते हैं इंडियन हाउस की भी स्थापना लंदन में यही करते हैं। तो चलिए देखते हैं, फरवरी 1905 में साथियों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना भी लंदन में की जाती है और ये सवाल पेपर में बार बार पूछता है कि इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कहाँ पे की गई? तो जवाब होता है लंदन में। कब किया गया? तो जवाब होता है वही आपका 1905। किसके द्वारा किया गया? तो साथियों श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, लंदन में ही इन्होंने एक पत्रिका रिलीज किया था जिसका नाम है साथियों द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और ये सवाल भी हमसे पूछता है कि यह पत्रिका किसने प्रकाशित किया? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो जवाब आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। कहाँ पे प्रकाशित किया? तो जवाब होता है साथियों ये समाचार पत्र था, लंदन में इसका प्रकाशन किया गया। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। एक और पार्टी बहुत चर्चा में रहती है, इसका नाम है साथियों गदर पार्टी, ये भी लंदन में ही है। तो 21 अप्रैल 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में साथियों, यूएसए में साथियों एक पार्टी बनती है, इसका नाम है गदर पार्टी। हालांकि इसका नाम गदर पार्टी नहीं था जब 1913 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सोहन सिंह भकाना। तो सरदार है साथियों, सरदार सोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसके संस्थापक सरदार सोहन सिंह माने जाते हैं। इन्होंने 1913 में एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। और ये जो पार्टी है, इस पार्टी के द्वारा साथियों एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम था गदर अखबार। गदर अखबार रिलीज किया गया। अब इसी के कारण से यह जो पूरी पार्टी थी वह गदर पार्टी के नाम में फेमस हो गई। और इस पार्टी में हेल्प करते थे, बहुत ज्यादा मदद करते थे लाला हरदयाल सिंह। तो आगे चल के हम, क्योंकि ये संस्थापना करके हट गए सोहन सिंह जी, और लाला हरदयाल सिंह इसका पूरा कमान संभाले, इसलिए कई बार पेपर में हमें मिलता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो इन दोनों में से अगर ऑप्शन में दे रखा दोनों, तब तो आप इन्हीं को मारेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर लाला हरदयाल सिंह को ही मान रहा है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा सर, गलती यहाँ पे हो जाता है। क्या मैंने कहा कि अगर दोनों विकल्प में होंगे तो इनको मारेंगे, अगर ये नहीं विकल्प में होंगे तब जाके हम इन्हीं को मारेंगे। ठीक है, और ये डेट आपको याद रखना होगा 21 अप्रैल 1913।
13 वाला। अगला, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में अंबिका चरण यानी एसी मजूमदार, कभी कोई पेपर में ऐसे लिख देता एसी मजूमदार, तो लोग सोचते हैं ये क्या क्या मजूमदार। तो साथियों एसी मजूमदार वही अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में गोपाल कृष्ण गोखले ने समझौता करवाया। नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं साथियों, यहाँ पे बीजी तिलक के द्वारा समझौता भी करवाया जाता है। जो बाल गंगाधर तिलक है साथियों, भले ही गरम दल के थे, यह मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य समझौता करवा देते हैं बीजी तिलक। और इनके साथ साथ एनी बेसेंट जी का भी नाम आता है, एनी बेसेंट का भी नाम आता है, याद रखेंगे। ये दोनों मिलकर के दोनों पार्टियों के मध्य में फिर से समझौता कराते हैं। अब जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही है, यानी ये हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अधिवेशन का परिणाम पहला ये था साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के मध्य में समझौता हुआ ताकि जो संवैधानिक सुधार की एक ही योजना अपनाई जा सके, ऐसा हुआ। इस समय एक और काम हुआ जो अभी आप जानते हैं कि 1907 में आप जानते हैं सूरत अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बढ़ चुका है। तो नरम दल पार्टी अलग हो गई है जबकि गरम दल पार्टी अलग हो गई है। तो साथियों ये बंटवारा आप जानते हैं सूरत अधिवेशन में हो जाता है। तो 1916 में इनका भी मुलाकात, इनकी भी मिलन हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो अतिवादी और उदारवादी यानी गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन होता है लखनऊ अधिवेशन में। और ये में जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस मिलन को कराने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं और इस मिलन को भी कराने में इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी दौरान इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी आते हैं और महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला जी उस समय चंपारण के बारे में, चंपारण के किसानों की दशा बताते हैं। इसी के बाद से महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन होता है, क्योंकि राजकुमार शुक्ला यही मिल जाते हैं इनसे लखनऊ में, और लखनऊ में राजकुमार शुक्ला की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से और चंपारण की पूरी बात बताते हैं। और महात्मा गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, चंपारण चले जाते हैं साथियों, ठीक है। और 1917 में आप जानते हैं चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी करने लगते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किए गए रॉलेट एक्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। तो बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट साथियों इसीलिए पारित किया गया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है? ठीक है। अब जानते हैं रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 के अंदर, ठीक है। और इस समय वाकई में हमारे यहाँ जब ये पारित हो रहा है साथियों उसमें वायसराय आप देखेंगे तो चेम्सफोर्ड ही है, क्योंकि 1916 से 1921 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही हमारे यहाँ 1916 से 1921 के बीच में, यानी लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा है अगर तभी भी पूछे कौन वायसराय था तो आप बताएंगे चेम्सफोर्ड है, ठीक है। 1921 तक ये रहता है। जलियांवाला बाग होगा तभी भी यही होगा, यानी 16 से 21 के बीच में जितनी घटना है यही जिम्मेदार उसका होगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में ये भी तभी भी वायसराय यही रहेगा, है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिए रॉलेट एक्ट दरअसल हुआ क्या था, आप जानते हैं कि 1907 मतलब 5 से लेकर के ही आंदोलन हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। अब जानते हैं किस तरह से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलता है, ठीक है। फिर 1908 में आपने देखा किस तरह से बटुकेश्वर दत्त वगैरह का भी केस सामने आ जाता है साथियों, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं। फिर होम रूल लीग आपने अभी देखा कि 1914 मतलब 14 से 16 के बीच होम रूल लीग चल रहा है बहुत तेजी से, है ना। इन सबसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से धराशायी हो रही है, परेशान हो गई है, लोगों को पीटते पीटते थक गई थी, ठीक है। और आप इसके लिए क्या हुआ कि एक व्यक्ति है सर सिडनी रॉलेट जो कि न्यायाधीश थे। सरकार ने कहा कि भाई देखो सर सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया 1917 में और कहा भाई ऐसा करो, भारत में जो बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियां इसको कैसे कुचला जाए, कैसे रोका जाए, इसके लिए तुम कुछ योजना बनाओ, कुछ प्लान बनाओ। तो सर रॉलेट मतलब सिडनी के कहने पर 1919 में ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने एक विधेयक को पारित किया साथियों, जिस विधेयक का नाम है रॉलेट एक्ट 1919। जैसे हमारे यहाँ होता है ना भारत मतलब अधिनियम, जैसे भी आया CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ऐसे ही रॉलेट एक्ट बना 1919 में। तो अधिनियम पास हो गया। अधिनियम में क्या बातें कही गई थी? अधिनियम में सबसे बड़ी बात कही गई थी कि मतलब जो अंग्रेजी सरकार है जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी।
मतलब एक तरह से ऐसा समझ लीजिएगा कि अब जब मन करेगा जिसको उठा लेगी सरकार। ये एक तरह से समझिएगा कि हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ठीक है। अब इसीलिए इस जो ये एक्ट है, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कह के इसका आलोचना किया गया। इसमें वायसराय चेम्सफोर्ड है, महात्मा गांधी ने इस बिल का पूरी तरह से विरोध किया। जैसे वर्तमान में अभी आप देखेंगे विपक्षी नेता राहुल गांधी जी के द्वारा माननीय जो रक्षा मंत्री हैं, सॉरी गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बिल लाया जा रहा था। उस बिल को डायरेक्ट फाड़ के मुंह पे फेंक दिया गया, क्योंकि इस बिल में आपने देखा था कि कैसे लोगों को 3 महीने के अंदर अगर वो जेल में है तो उनकी जो पद पर स्थित हैं, जैसे अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो वो उस पद से हटाए जा सकते थे, राज्यपाल और भी जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, उनको पद से हटा देते हैं अगर वो 3 महीने तक जेल में रह जाते। तो ऐसा बिल जो है वो कहीं ना कहीं जो है गलत हो जाता है ना। तो इस कारण से उस बिल को फाड़ दिया गया। तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने कहा यार ये बहुत गलत हो जाएगा और इसके लिए हमें देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा यानी पूरे देश के लोग इकट्ठा हों और आंदोलन की शुरुआत हो, ठीक है। और इसी के कारण महात्मा गांधी साथियों आंदोलन स्टार्ट करते हैं, पर आगे चल के जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा दुखद सूचना लेकर के आ जाता है। कारा के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या किस तत्व के कारण रक्त कैंसर होता है? ब्लड कैंसर का कारण कौन सा तत्व है? तो इनमें आप देखेंगे तो बेंजीन नामक जो पोल्यूटेंट होता है, एक प्रकार का प्रदूषक है, यह जो है ब्लड कैंसर का एक रीजन माना जा रहा है। तो डी हो जाएगा आपका सही जवाब इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रदूषक में जो सीसा होता है, तो इससे साथ ही हमारी तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाती हैं। मस्तिष्क, गुर्दे, लीवर व अन्य अंग को इससे नुकसान पहुंचता है। जबकि कैडमियम है रक्तदाब को बढ़ा करके हृदय से संबंधित रोग, अगर आपके एटमॉस्फेयर में कैडमियम अधिक हो जाएगा तो हृदय से संबंधित रोग आपको हो सकता है। आर्सेनिक की अगर बात करें तो जो चारे वाले पौधे होते हैं यह इनको विषाक्त कर देता है, खास करके ऐसी एरिया जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो वहाँ पे आर्सेनिक जैसे प्रदूषण निकलते हैं। फ्लोराइड में अगर आप देखें तो वातावरण में इसकी सांद्रता बढ़ने से पत्तियों में हरिमहीनता यानी उतक क्षय रोग भी उत्पन्न हो जाता है। जबकि बेंजीन के कारण साथियों यह रक्त कैंसर का एक कारक होता है। और ये सारे जो पोल्यूटेंट हैं, ये सारे प्रदूषक जहाँ पे फैक्ट्रीज लगती हैं वहाँ पे बहुत आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि सरकार इस पर रोक लगाने की कोशिश करती है, पर कैसे करती है, बस एक कागज पे कर देती है, ठीक है। करती तो लोग इतना बीमार होते ही नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में हॉटस्पॉट स्थल के रूप में जाना जाता है? भारत का एक हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मन क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तो आप जानते हैं भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थल है साथियों। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। ये 3 तो है ही, इसके साथ साथ और क्या है समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा जो ये शब्द है हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्तर, इसको नॉर्मन मायर्स नामक एक व्यक्ति ने दिया था जो कि ब्रिटेन से संबंधित है, और 1988 में सबसे पहले इसका परिभाषा इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि भाई देखो हॉटस्पॉट एक ऐसा जगह होता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तो होती है और यहाँ पे स्थानीय जातियों की अधिकता भी पाई जाती है, यानी बहुत सारे प्रजाति के जीव जंतु पेड़ पौधे वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के जीव जातियां हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट भी बना रहता है। तो ऐसे स्थल को हम हॉटस्पॉट के रूप में या संवेदनशील स्तर के रूप में जान सकते हैं। भारत के अंदर इन्होंने कहा कि ऐसे 4 हॉटस्पॉट एरिया हैं। कौन कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं भारत के अंदर? तो अगर आप देखेंगे तो हिमालय क्षेत्र, खास करके जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वो हमारा अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। वहां पे विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उन पर निरंतर खतरा बना हुआ है। इंडो वर्मन क्षेत्र ये दूसरा क्षेत्र है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका ये दोनों के क्षेत्र हम जोड़ते हैं क्योंकि पंबन ब्रिज के द्वारा जो लिंक्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीव का मतलब जलीय स्तरीय सारे जीव आ जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र हमारा है ये भी बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट में आता है। फिर इसके बाद साथियों बात करेंगे हम सोंडालैंड की। ये तो ये 4 स्थल हैं जो कि भारत में हॉटस्पॉट के रूप में आते हैं, पेपर में कई बार आया हुआ है। अगला, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? तो आप जानते हैं यह साथियों नामेरी असम राज्य में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में पड़ता है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला, ए होगा आपका राइट आंसर। समझेंगे असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? अगर आप देखेंगे तो सबको याद होगा, काजीरंगा तो है, मानस सबको याद होगा, नामेरी थोड़ा याद करिएगा, डिब्रू सैखोव याद करिएगा, पेपर में कई बार आया है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, फिर डेहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, फिर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह से केरल में आप देखेंगे तो केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कुछ इस प्रकार से हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, अनामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान है, मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान है, फिर पंपादम सोला राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना सब याद नहीं करिएगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इराकुलम देख लीजिएगा और साइलेंट वैली देख लीजिएगा, अनामुदी देख लीजिएगा।
ये साइलेंट वैली इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार हमसे गलती हो जाता है, हम उत्तराखंड मार के आते हैं, गलत हो जाता है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बल्कि आप जानते हैं शांत घाटी ये केरल में ही पड़ता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला अगला सवाल कर रहा है कि भारत का अंतः स्थलीय खारे पानी का बृहत्तम झील निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतः स्थलीय कह रहा है साथियों, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे बृहत्तम पानी का झील जहां 60% नमक की आपूर्ति होती है भारत में, हमारी सांबर झील है साथियों। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझेंगे इस बात को। झील को देखेंगे तो बुलर झील आप जानते हैं कि यह भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है, पहली बात। यह झीलम नदी पर स्थित गोकुल झील का एग्जाम्पल है। सांबर झील यह भारत का अंतः स्थलीय खारे पानी का बृहत्तम झील है, जो कि भारत में 60% नमक की आपूर्ति साथियों करता है। चिल्का झील की बात करेंगे तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित भारत का खारे पानी का बृहत्तम लैगून झील का एग्जाम्पल है, और यह झील साथियों झींगा मछली के प्रोडक्शन के लिए फेमस भी है। लोनार झील आप जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि यह एक ज्वालामुखी या उल्कापात से बना हुआ झील है। ऊपर से उल्कापात गिरा और क्रेटर का निर्माण हो गया, यानी झील का निर्माण हुआ साथियों। रूपकुंड झील उत्तराखंड में मध्य हिमालय में स्थित यह एक ताजे जल की झील है। रूपकुंड झील का संबंध उत्तराखंड से, बस इतनी बात याद रखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ जलप्रपात दूसरी तरफ नदी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ दिया हुआ जलप्रपात दूसरी तरफ दिया हुआ नदी। अगर आपको याद होगा साथियों तो एन्ना नदी यह कावेरी पर नहीं है। थोड़ा सा अगर आप रिवीजन किए होंगे तो एन्ना नदी आपका एन्ना जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर पड़ता है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर पड़ता है। बाकी कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी, दूधसागर मांडवी नदी, जोगियागार सुपो शरावती नदी, एन्ना जो है यह कावेरी नदी पर साथियों सॉरी नर्मदा नदी पर पड़ता है। अब यहाँ पे इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको लीजिएगा रट। कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी कर्नाटका में है। दूधसागर ये मांडवी गोवा, ये लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर जोगियागार सुपो शरावती कर्नाटक में है। एन्ना नर्मदा मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटका में। गोकक घाट प्रभा कर्नाटका में। फिर पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा नदी नहीं है, नीलगिरी क्षेत्र में है तमिलनाडु में। चूलिया चंबल नदी राजस्थान में। धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश है। होंडरो सुरारेखा नदी झारखंड में। चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जलप्रपात है, यह छत्तीसगढ़ में है। जबकि डुडुमा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह साथियों मचखुंड नदी पर है, जो कि ओडिशा में है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? बहुत ही सहज सा सवाल है, आप सभी कर सकते हैं। आप जानते हैं भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नियुक्ति कहाँ से होता है? तो आप आर्टिकल की बात करेंगे तो सर आर्टिकल 76 के तहत होता है। नियुक्तिकर्ता कौन है? तो आप जानते हैं नियुक्ति करते हैं साथियों प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो साथियों वेतन वगैरह भी कौन निर्धारित करता है? प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रसाद पर्यंत यह पद पर बैठते हैं साथियों, ठीक है। तो वेतन वगैरह प्रेसिडेंट देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल तो आपको पता चल गया। और कोई काम करते हैं क्या ये? तो आप जानते हैं कि भारत में ये सवाल पूछता है कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होते हैं साथियों। एक व्यक्ति का नाम बार बार पूछा जाता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा। और सबसे ज्यादा समय तक कौन ड्यूटी किया है महान्यायवादी बन करके? तभी भी जवाब होगा आपका मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे ज्यादा समय तक था, कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा का करेक्ट आंसर आपको देना होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में इनको बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का, यहाँ तक कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 के तहत किया जाता है, उसमें ये बैठक भी में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें इनको मत देने का अधिकार नहीं होता। तो मत का अधिकार नहीं होता, माने अगर कोई बिल है उस पर ये अपना मत नहीं दे सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं। और इन्हें उस समय संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, सारे विशेषाधिकार होते हैं, बस ये मत नहीं दे सकते, वोट नहीं कर सकते, क्योंकि जनता इनको नहीं चुनती है। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? यानी जांच करने के लिए आप जानते हैं सरकारी आयोग का सरकार ने गठन किया हुआ है। जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन करते हैं। उस समय न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, जो कि आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, वो करते हैं। और इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य के मध्य में कैसे संतुलन व्यवस्था बनाए रखी जाए, वित्त का बंटवारा कैसे किया जाए, शक्तियों का बंटवारा क्या हो, ये सबको लेकर के तो सरकारी आयोग का रिपोर्ट भी कई बार प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो साथियों 1983 में गठन किया गया था सरकारी आयोग। आपसे सीधे पूछेगा कि इसका गठन कब किया गया था, जैसे मैंने पूछा वैसे पूछेगा, तो जवाब होगा 1983। अगर आपसे पूछेगा कि इसका अध्यक्ष कौन था, तब तो आप जवाब दे दीजिएगा न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सवाल करा कि निम्नलिखित में से किस विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो भैया जो विषय हमारी जो समवर्ती सूची से संबंधित होगा, समवर्ती सूची से, उस पर जो है ये दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ये बात सभी को पता है। तो बताइए इसमें से क्या क्या ऐसा होगा? तो ये तो राज्य सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची का विषय हो जाएगा साथियों। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का मामला होता है, यह समवर्ती सूची में आता है, और इस पर साथियों दोनों लोग कानून बना सकते हैं। संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा आपका डी, राइट आंसर। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे आपराधिक कानून भी सीखता जाता है, मतलब दोनों लोग कानून बना सकते हैं। विवाह और तलाक पर भी बना सकते हैं। संक्रामक और संसर्जक रोग, दिवालियापन या ऋण शोधन क्षमता, वन्य पशु और पक्षी, पहले तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता था, मतलब राज्य सूची का विषय था, पर आप जानते हैं इसे हटा करके संघ सूची में लाया गया। न्यास और न्यासी को भी, मतलब ये समवर्ती सूची का विषय है। कानून, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, यह भी हमारा समवर्ती सूची का विषय है। तो ये सारे विषय याद करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है समवर्ती सूची को लेकर के, ऐसे हमसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में से भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? अच्छा सवाल है। तो आप जानते हैं पंचायतों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो बाद में अमेंडमेंट करके दो अनुसूचियां जोड़ी गई थी, 11 और 12। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो 12वीं अनुसूची, सॉरी 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था साथियों। इसके लिए 73 पेपर में ये सवाल भी पूछा गया है। 73 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, कब किया गया था? 1992 में। और इसके तहत जोड़ा गया था साथियों 11वीं अनुसूची, जो कि किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित थी? नगर पालिका से संबंधित थी साथियों। ठीक है, अब सॉरी पंचायतों से संबंधित है साथियों। किससे? पंचायतों से संबंधित है। और आप जानते हैं फिर इसी के बाद में एक मतलब 74 अमेंडमेंट एक्ट किया गया। ठीक है, 1992 में ही किया गया साथियों, और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो अब ये कह रहा है पंचायतों की शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारी, तो यह हो जाएगा आपका 11वीं। 11वीं कहाँ दिख रहा है? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझेंगे। देखिए 11वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जबकि 1993 में मतलब जोड़ दिया गया। इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां और उनके अधिकार, जिम्मेदारियों से जुड़े कुल 29 विषय हैं। तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपका जवाब होगा 29। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भैया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और यह जो है नगर पालिकाओं के अधिकार, उनके दायित्व, उनके प्रावधान से संबंधित है, और इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। तो दोनों के विषय क्लियर कर लेना। पंचायत में 29 है, जबकि नगर पालिका को लेकर के 18 विषय ही दिए हुए हैं साथियों। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? अनुच्छेद 75 कहता है कि यह एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 का 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों से मिलकर के बनेगी। चीफ जो होगा, जो हेड होगा साथियों, वह जो है प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन 75 का 3 यहाँ पे कहता है कि साथियों जो मंत्रिपरिषद होगा वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो 75 का 3 इस बात को कहता है। यही कारण है कि सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा, क्योंकि इसी में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कुछ और आर्टिकल की बात करते हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है कि भाई प्रधानमंत्री जब भी मैं जो भी सूचना चाहूंगा आपको देना होगा। यानी अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में वर्णन दिया गया। अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद के सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आप जानते हैं लोकसभा के लिए भारत का नागरिक, उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, भारत का नागरिक। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो आप जानते हैं कहा गया है कि अनुच्छेद 61 में कि राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। ठीक है, अगला, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? साथियों 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जाती है। तो 1965 यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी आपका राइट आंसर। ठीक है, समझिएगा कि कृषि मूल्य आयोग का उद्देश्य क्या है। तो यह आयोग जो है आजकल आप जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने से संबंधित संस्तुति देता है। आयोग का काम क्या होता है कि सरकार को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करना, यानी अपने विचार प्रकट करना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसी संदर्भ में कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में किया गया है।
उद्देश्य क्या था कि इसके द्वारा जो फसल होते हैं, खासकर खाद्यान्न फसल, गन्ना को छोड़ करके, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का साथियों यह निर्धारण करता है। वर्ष 2025-26 के लिए आप देखेंगे तो गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह 2425 रुपए तय किया गया है, जबकि धान का आप देखेंगे तो 2369 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली का आप देखेंगे तो 7,263 रुपया प्रति क्विंटल तय किया गया है। साथियों, एक शब्द होता है अधिप्राप्ति मूल्य या फिर वसूली मूल्य। तो जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, ठीक है, मतलब हमसे जिस मूल्य पर खरीदती है, उस मूल्य को हम साथियों अधिप्राप्ति मूल्य या फिर वसूली मूल्य कहते हैं। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य से यह साथियों मिनिमम सपोर्ट प्राइस से यह जो है ज्यादा रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? साख मतलब होता है ऋण साथियों, मतलब कौन कौन से लोग जो हैं भारत में संस्थागत हैं, तो वो तो समझ ही में आ रहा होगा भाई। सहकारी बैंक भी संस्था है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी, वाणिज्यिक बैंक भी, ये सारे के सारे दोस्तों संस्थागत हैं। बाकी साहूदार वगैरह गैर संस्थापक, तो उपर्युक्त तो सभी होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब समझेंगे इस बात को। देखिए, भारत में कृषि वित्त के दो तरह के स्रोत होते हैं। एक तो हमारे यहाँ होता है भाई संस्थागत स्रोत, और होता है गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत मतलब जो संस्था है, जैसे सहकारी समितियां हो गई और बैंक हो गए, वाणिज्यिक बैंक हो गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार जो स्कीम वगैरह, केसीसी वगैरह, तो ये सब संस्थागत स्रोत से आ रहा है, ठीक है। लेकिन गैर संस्थागत में जैसे महाजन हो गए, साहूकार हो गए, कुछ आपका खेतवा रख लेंगे, पैसा दे देंगे, या रिश्तेदारी से आप पैसा ले लीजिए, वो आपसे टैक्स लेते हैं, सूद जोड़ते हैं, व्यापारी हो गए, तो ये सब गैर संस्थागत स्रोत हैं, पर ये भी काम चलाते हैं। तो भारत में ज्यादातर यही चलता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा ज्यादा कागज मांगते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा चलते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सितंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न संस्थाओं के योगदान कुछ इस तरह से है। मैंने कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रेट दिया है? तो जो वाणिज्यिक बैंक है साथियों, कॉमर्शियल बैंक, इनका योगदान सबसे ज्यादा है। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का योगदान है, फिर इसके बाद सहकारी बैंक का योगदान है। तो ये इनका सीक्वेंस है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इस पॉइंट को। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इनकी स्थापना के अनुसार इनको साथियों क्रम से लगाना है। तो मेरे भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आप जानते हैं कब किया जाता है? तो अगर देखा जाए तो 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। और नाबार्ड का भी आपको याद होगा, नाबार्ड की स्थापना 1982 यानी 1982 में किया जाता है साथियों। इसके बाद आप देखेंगे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे आप ESHG के नाम से जानते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, शायद सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम तो आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप NGO का नाम जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप NGO बोलते हो, ठीक है, NGO। तो ऐसे ही एक स्वयं सहायता समूह होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि महिलाओं से रिलेटेड है, और इनके द्वारा साथियों एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है साथियों बैंक लिंकेज कार्यक्रम। अब ये प्रोग्राम कब चलाया गया था, यही सवाल आपसे पेपर में, मतलब इसका भी समय आपसे पूछ रहा है साथियों। यह जो प्रोग्राम है बैंक लिंकेज कार्यक्रम, यह 1992 में चलाया जाता है, 1992 में। KCC आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया जाता है। कब लाया जाता है? तो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम है साथियों, यह 1998-99 में लाया जाता है। 98-99, या कहीं कहीं 98 मिलता है तो कहीं कहीं 99। अब आपको क्रम से लगाना, तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना होती है, तो चौथा जहां दिख रहा है उसे सही करिएगा, ये कभी नहीं हो सकता। 1975 के बाद 1982 आ जाएगा साथियों, तो चौथे बाद पहला केवल इसी विकल्प में है, तो यही आपका हो जाएगा सही जवाब। और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा 1982 आ गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे 92 आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ए हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, एक बार आप सही से देख लो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 या 99, ठीक है, मतलब 98-99 करके पेपर में पूछता है, तो घबराना नहीं है। अगला साथियों, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो प्रच्छन्न मतलब छिपी बेरोजगारी, आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र में साथियों छिपी बेरोजगारी ज्यादा पाया जाता है, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या साथियों ज्यादा होता है, तो वहाँ के जो संसाधन है उस पर दबाव ज्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे दबाव क्या होता है, वो ज्यादा पड़ता है, जिस कारण से छिपी रोजगारी भारत में, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में अगर आप देखेंगे तो रोजगार से संबंधित आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? साथियों, भारत में रोजगार से संबंधित आंकड़े यह नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NNSO के द्वारा जारी किया जाता है। तो NSSO जारी करता है साथियों, याद रखिएगा,
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े यही एकत्रित भी करते हैं और यही प्रकाशित भी करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो जवाब होगा आपका एनएसओ। मान लीजिए पूछ लिया कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, प्रकाशित करता है, कहीं कहीं लिखा होगा एनएसएसओ, और नहीं मिलेगा तो अंग्रेजी वर्जन देख लेंगे, माने इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। अगला, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया, सही है भैया। वर्तमान में इसके महानिदेशक है डॉक्टर नकोजी ओंकेजा इवेला, और यह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है साहिब। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। समझे इस बात को। WTO के बारे में समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो 1 जनवरी 1995 में भाई साहब का गठन होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। पहले इनका नाम था प्रशुल्क व्यापार और सामान्य समझौता। इनका उद्देश्य है कि जो भी WTO के सदस्य देश हैं उनके बीच भेदभाव रहित मुक्त यानी फ्री ट्रेड को प्रोत्साहित करना। सिंपल सा बात है, वो फ्री ट्रेड को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। भारत कब शामिल हुआ, तो जब इनकी स्थापना होती है तभी से भारत इनका सदस्य देश है, यानी 1 जनवरी 1995। कुल कितने सदस्य देश हैं साहब, 166 सदस्य देश हैं। अभी हाल ही में जो तिमोर लेत्से है वह इसका अगस्त 2024 में नया सदस्य बना है, 166वां सदस्य बना है। ये बात भी ध्यान रखना साहिब। 1 मार्च 2021 को WTO का महानिदेशक बनाया गया डॉक्टर नगोजी ओंकोजा इवेली को, और यह WTO की पहली महिला होंगी। अभी तक कोई महिला नहीं नियुक्त हुई थी, पर WTO की पहली महिला होंगी जो इस पद पर नियुक्त होंगी। तो साहब इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला बढ़ते हैं सर। ये पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पुस्तक जब आता है तो हम भी आ जाते हैं यार, इतना रटो फिर भी आ जाता है। तो पुस्तक का सवाल गलत हो ही जाता है, 3-4 बार पढ़ लेना, छूना नहीं अगर याद नहीं आएगा, ठीक है। इन क्वालिटी री एग्जामिन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तो याद है मुझे, ठीक है। इन क्वालिटी री एग्जामिन्ड अमर्त्य सेन की किताब, चूंकि हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री हैं उनका तो याद रख लेना चाहिए। अर्थशास्त्री का लगभग किताब याद रखिए, ये हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं का किताब फंसा पाता है। ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, अमर्त्य सेन जी की पुस्तक है, ठीक है। अब समझेंगे कुछ किताब, इनका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक व्यक्ति हैं गुन्नार मिडल, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स और एशियन ड्रामा। तो भाई साहब ये वाला जो इनका है एशियन ड्रामा, ये वाला तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, और ये भी प्रचलित है। A.O. हार्समैन की किताब द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एन कॉल्डर का है स्ट्रेटजी फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ तो आप जनरल करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन सबको पता है। J.M. किन्स का जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, लगभग में सबको याद है। डेविड रिकार्डो का याद कर लीजिएगा, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, बहुत ज्यादा है, इनको पढ़ लेंगे तो आपको भारत पे शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी कि मतलब इतना टैक्स हमारे यहाँ कैसे लेते हैं। अमर्त्य सेन है इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। जोसेफ ए स्टिग्लिट्ज का है द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी। एंथनी बी एटकिंसन का पुस्तक है इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, ठीक है। तो इन सब का एक बार में याद नहीं होगा, एक बार स्कैन करके मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार पढ़िएगा, पेपर में थोड़ा थोड़ा टिक काम कर गया तो कर गया, वरना स्किप कर देना। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रामीण के लोग। तो वैसे तो ऑप्शन में होता तो हम केरल मारते, पर ऑप्शन में केरल नहीं है, तो सेकंड नंबर पे गोवा है, इसको मार दीजिए। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा साथियों, सी आपका राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझेंगे इस बात को, देखिएगा 2011 की जनगणना मानेंगे तो केरल में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में साक्षर लोग रहते हैं, उसके बाद जो है गोवा में रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा साक्षरता तो मिजोरम में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर साक्षरता की बात करें तो 4 जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग साक्षर हैं। एक तो हमारा गौतम बुद्ध नगर, लगभग में 80% लोग पढ़े लिखे हैं। कानपुर में 79%, औरैया में 78% और इटावा में 78.4, मतलब डाटा मत याद करना, परसेंटेज मत याद करना, पर ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि कौन सबसे ज्यादा है। कानपुर में, फिर यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा, फिर कानपुर में, फिर औरैया, फिर इटावा, ठीक है। अगला, केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पे स्थित है। अच्छा क्वेश्चन। तो साथियों वही है नरौरा, कल आपको पता होगा मैंने नरौरा के बारे में बताया था, ये बुलंदशहर में पड़ता है साथियों, एकमात्र परमाणु संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र, तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब कुछ केंद्र है, इसको रख लीजिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसे बरेली में आप जानते हैं तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, साथ में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी बरेली में है। सहारनपुर में सेंट्रल पल्प और पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में है।
भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, यह जो है साथियों मेरठ में है। गौतम बुद्ध नगर में आप अगर देखेंगे तो नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि बुलंदशहर में केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र है। मथुरा के मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। मेरे भाई ध्यान रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मूंज के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो साथियों मूंज उत्पादन, अमेठी ऑप्शन में नहीं दिया है यार, मेरठ दिया है, चिन्हट दिया है, गोरखपुर बाराबंकी दिया है। जबकि अगर देखा जाए तो बाराबंकी तो पॉली फाइबर के लिए फेमस है, गोरखपुर में तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, चिन्हट में नहीं है साथियों, मेरठ में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेठी देना चाहिए था ऑप्शन में, पर भाई साहब भूल गए होंगे, क्योंकि ये अमेठी मूंज उत्पादन के लिए हमारे यहाँ जो अमेठी क्षेत्र है, ठीक है, अमेठी वहां प्रसिद्ध है साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेंगे, हम सही करवा देंगे। देखिए आजमगढ़ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है, याद रखिएगा। पीलीभीत बांसुरी उद्योग और काठ पादुका जो खड़ाऊ होता है ना उसके लिए फेमस है। निजामाबाद या आजमगढ़ में काली मिट्टी के बर्तन है, जबकि बाराबंकी में पॉली फाइबर के लिए ये चीज फेमस है साथियों। गोरखपुर में टेराकोटा की मूर्तियां बर्तन के लिए फेमस है, जबकि बागपत आप जानते हैं, बागपत होम फर्निशिंग या गुड्स के लिए, मूंज के लिए देखिए दिया है, अमेठी सही है। गौतम बुद्ध नगर यह साथियों रेडीमेड कपड़े के लिए फेमस है। जलेसर इटावा जिला जो है वो कास्ट बेल यानी ब्रास और पीतल के लिए साथियों प्रसिद्ध क्षेत्र, फेमस एरिया है। बार बार एक मिनट दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हाल ही में सिरुई लीला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, मतलब कहाँ पे किया गया? हाल ही में सिरुई का आयोजन कहाँ किया गया है? का आयोजन किया गया है त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर असम में। साथियों इस महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है और यह जो है मणिपुर में किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे मणिपुर राज्य में किया गया सिरुई लिली महोत्सव, एक फूल है सिरुई लिली जो कि बहुत इंडेंजर में है बेचारी, मतलब गायब होने वाली है, तो इसी को समर्पित है यह सिरुई लिली महोत्सव, ठीक है। तो याद रखेंगे इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए कब हुआ है साथियों, तो 20 से 24 मई 2025 के मध्य में 5वां संस्करण सिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर राज्य में किया गया है, जो कि दुर्लभ फूल सिरुई लिली को समर्पित है। मिजोरम को अभी हाल ही में आप जानते हैं पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया, क्योंकि मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% हो गया है। आप जानते हैं कि नई दिल्ली के अंदर भारत 6G 2025 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट कवर किया, ध्यान रखेंगे। अगला 24वीं, ये इंपॉर्टेंट है, 24वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA की मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है, मतलब किस देश की अध्यक्षता में, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे तो अभी हाल ही में श्रीलंका वर्चुअल रूप से हुआ श्रीलंका की अध्यक्षता में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की IORA, ठीक है। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बात आप जान लीजिएगा। सबसे पहले इसका संस्करण कौन सा था, तो संस्करण साथियों 24वां। थीम क्या है, सतत हिंद महासागर भविष्य की पीढ़ियों के लिए। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की भूमिका भारत निभा रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि IORA में भारत किसकी भूमिका निभा रहा है, तो आपका जवाब होगा उपाध्यक्ष की भूमिका। IORA में वर्तमान में कुल 23 सदस्य देश हैं, इसको ध्यान रखिएगा। IORA का सचिवालय कहाँ पे है, इबेन मॉरिशस में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय, क्योंकि ये सब लोग जल्दी नहीं पढ़ते हैं। इबेन मॉरिशस में, याद रखिएगा IORA का मुख्यालय। अगला, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दूसरा ब्लू वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जो SDG है साथियों उसको लेकर के इस पर लोग डिस्कस करते हैं, उसी को ब्लू वार्ता बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की जाती हैं साथियों, उसकी प्राप्ति को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो कह रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला आपका राइट आंसर। देखिए तो ये तो पता चल गया कब किया गया, तो 20 मई 2025 को किया गया। किसके द्वारा इसका होस्ट किया गया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में आयोजन किया गया। सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टारिका के जो दूतावास है उन्होंने किया हुआ है, फ्रांस और कोस्टारिका के दूतावास के द्वारा। ब्लू वार्ता का संबंध SDG से है। भारत सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया गया है जिसका थीम है ट्रांसफार्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही कीजिएगा। भारत ने 2025-26 के लिए एशिया उत्पादकता संगठन, जो एशिया प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, जिसे हम APO के नाम से जानते हैं, इसकी अध्यक्षता संभाली है 2025-26 के लिए हमारे भारत महान ने।
तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत महान है, पर थोड़े से कुछ चोर निकल जाए देश से तो महान बन जाएगा साथियों, पर चोर निकलेंगे नहीं। कैसे निकलेंगे? हम लोग वोट दे दे करके बार बार चोरों को ही तो जिताते हैं। अगला, विशाल हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, सॉरी माफ करिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम यानी नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है, क्या ये दोनों बात सही है? तो साथियों बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी लगा दीजिएगा, प्रश्न का राइट आंसर सही जवाब। अब थोड़ा समझिएगा इस बात को, बात करेंगे एपीओ को लेकर के। तो भैया हमारा जो भारत है ना 2025-26 के लिए इसकी जो है अध्यक्षता संभाल ली है 20 से 22 मई 2025 के मध्य में जकार्ता इंडोनेशिया में। इसकी जो है 67वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है, किसकी? एशिया उत्पादक संगठन की। ठीक है, और एपीओ का मुख्यालय कहाँ पे साथियों? टोक्यो जापान में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ है 20 से 22 मई 2025 रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। भारत की तरफ से संतोष कुमार सारंगी ने मेजबानी भी किया है। आप जानते हैं कि भारत 2030 तक भारत का हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, अगला, हाल ही में निको सोरडैन को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? अब तो आप इसका जवाब बताएंगे, क्योंकि मैंने कई बार राष्ट्रपति का चर्चा किया हुआ है। अभी भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया। निको सोरडैन यह रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। जवाब होगा आपका पहला, ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, निको सोरडैन की बात करेंगे तो साथियों यह रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। कामिल इद्रिस की बात करेंगे तो सूडान के प्रधानमंत्री हैं, जबकि निकोलस मादुरो यह साथियों वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार से जेवियर मिलेई यह जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। गितास नौसेदा यह लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं। हल्ला टॉम्सडॉटिर यह आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं, जबकि मिखाइल कैवेलसिवली यह जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे, जॉर्जिया की राजधानी कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग को याद है। कितने लोग को याद है जॉर्जिया की राजधानी? कमेंट जरूर करना। अगला, हाल ही में 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया? 18वीं, तो साथियों आप जानते हैं जनेवा का स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसका आयोजन अभी हाल ही में 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का बी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 19 से 27 मई 2025 के मध्य में जेनेवा स्विट्जरलैंड में 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। वर्तमान में आप जानते हैं जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधोनोमा घेब्रेयेसस। 20 से 24 मई 2025 के मध्य में लंकाकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी का आयोजन लंकाकावी मलेशिया में किया गया साथियों। यह इसका 17वां संस्करण है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? ऐसा एक संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो साथियों इसने गैस किया है कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस वर्ष यानी 25-26 में 6.3% से बढ़ेगा। ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, आप जानते हैं कि हाल ही में ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की रफ्तार से बढ़ेगी। रिपोर्ट कहता है कि भारत में युवा बेरोजगार का परसेंट 13.8 है। कितने युवा बेरोजगार है तो पता चलता है युवाओं को ही। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था साथियों वो 2.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए दिवस की बात करेंगे तो 18 मई को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जबकि 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस या विश्व परिवार चिकित्सा दिवस, जबकि 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस या विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय या राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस, जबकि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और यही पेपर में आ जाएगा। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस या फिर प्रसूति फिस्टुला समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस। याद कर लेना, एक एक पेपर में आएगा, बजा देना। सामन ऑफ द हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? सामन ऑफ द हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों इस पुस्तक के लेखक है अनु मल्होत्रा। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। अनु मल्होत्रा की किताब है सामन ऑफ द हिमालयाज। पूजा पुजारा का बुक है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, होना चाहिए ना, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, वाइफ लिख दीजिएगा उनके आगे, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ। ठीक है, अंदलीब वाजिद है लर्निंग टू मेक टी फॉर वन। ठीक है,
हिरोमी कावाकामी का है अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ल्ड, जबकि आदिल जासावाला का है द डायमंड इंस्क्रिप्टेड टाइप राइटिंग्स फ्रॉम बॉम्बे। इसीलिए जरूरी है, ये सारी किताब अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है, तो अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो आप ये सब किताब नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, समय निकाल के पढ़ते रहिए, कौन बड़ी बात है। अगला कह रहा साथियों, एक तरफ दिया हुआ नदी और दूसरी तरफ दिया हुआ उसके किनारे कौन सा नगर स्थित है, बताइए। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ पड़ता है, सही है। यमुना नई दिल्ली किनारे, ये भी सही है। छिप्रा या सिप्रा नदी के किनारे कटक नहीं है साहब, ये तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ता है। महानदी बहती है साहब, यहाँ पे महानदी पड़ती है कटक में, है ना। तो सिप्रा ये वाला गलत हो जाएगा साहब, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला। हम एक लिस्ट दे रहे हैं, जरा सा इनको आप याद कर लेना, आज आप याद कर लेना, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देखिए, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ है, यमुना के किनारे दिल्ली है, तापी सूरत है, झेलम जो है श्रीनगर, छिप्रा उज्जैन है, ठीक है, महाकालेश्वर वाला उज्जैन हो, गोमती लखनऊ, महानदी कटक, गंगा वाराणसी या कानपुर, साबरमती अहमदाबाद, हुगली जो है कोलकाता, सबको पता है। रानी की पुल नदी में गंगटोक सिक्किम वाला राजधानी है इसकी। तुंगभद्रा जो है करनूल है। बैगई नदी मदुरै हो जाएगा। कुआम नदी के किनारे औरंगाबाद महाराष्ट्र का साथियों। कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली और पेन्नार नदी के किनारे नेल्लोर यानी आंध्र प्रदेश। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है रट्टा मार लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप जानते हैं साथियों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। इस बार भारत जो है वो 128वें स्थान पे है, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो जारी कौन करता है, तो आप कहोगे सर यह जो रिपोर्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वह 1995 में पहली बार जारी किया गया था। द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। इस बार इसका 31वां संस्करण है। 176 देशों के जो स्वायत्त देश हैं उनकी आर्थिक नीतियां और स्थितियों का जांच किया गया है। सूचकांक में सिंगापुर विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला मतलब देश घोषित किया गया। 2025 की रिपोर्ट की माने तो भारत जो है 53.0 स्कोर के साथ 128वें स्थान पे है साहब। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया यह सबसे नीचे पायदान पे पड़ता है। अगला, अगस्त 2024 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 70वां संस्करण है, भले 2022 में है, याद रखिएगा। इसमें कहा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी में कौन से फिल्म को अवार्ड मिला है, तो अट्टम द प्ले को मिला है साथियों इस वाली श्रेणी में। तो कई पुरस्कार कई श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे अभी मान लीजिएगा सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में सूरज आर बड़जात्या को दिया गया ये वाला पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन मिला, तो अट्टम द प्ले को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी के लिए गुलमोहर को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऋषभ शेट्टी जी को दिया गया कांतारा मूवी के लिए। और नित्या मेमन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए साथियों जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अभी मिला है 25 में, लेकिन है साथियों मतलब अगर 2024 में मिला था, पर है ये चीज 2022 का, ध्यान रखना साहब। अगला, निम्नलिखित में से कौन विदेशी कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था? अच्छा, ये वही है, मतलब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल, लेकिन इस सवाल कृष्णदेव राय के समय में तो कौन आया था भाई? देवराय तो निकोलो कंटे के समय में आए हैं, तो देवराय था इस समय शासक। रुकिएगा, देवराय शासक है साथियों। अब्दुल रज्जाक जब आता है तो देवराय द्वितीय हो जाते हैं उस समय, ठीक है। ये इस समय देवराय सेकंड हो जाते हैं, देवराय द्वितीय का समय है। डुआर्डो बारबोसा जब आते हैं, हाँ यही समय है, क्योंकि डुआर्डो बारबोसा, डोमिंगो पायस, ये सब साथियों कृष्णदेव राय के समय में आते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ये इस समय कृष्णदेव राय का शासन है, बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय, ठीक है। फरनाओ जब आते हैं तो अच्युत देवराय का शासन होता है साथियों, ठीक है। तो इनके समय में अच्युत देवराय सही हो जाएगा। प्रश्न का हमारा सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, देखिए। तो इन यात्रियों को रख लीजिए। पहली बात तो ये इतावली के हैं निकोलो कंटी, देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारक से आते हैं, देवराय द्वितीय। डुआर्टे बारबोसा पुर्तगीज हैं, कृष्णदेव राय। डोमिंगो पायस पुर्तगीज हैं, कृष्णदेव राय। फरनाओ नूनीज ये जो है अच्युत देव राय, जबकि सीजर फेडरिक यह जो है सदाशिव राय के समय में आते हैं। ये चारों लोग पुर्तगाल से हैं, बाकी ये दोनों लोग को याद कर लीजिए। अगला है, रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में अमृतसर के प्रदर्शन करने में सैफुद्दीन किसली डॉक्टर सतपाल को कब गिरफ्तार किया गया था? तो भाई देखिए, सभी को पता है कि यह जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सबको बुलाया, सभी को याद है 1919 में। और गांधी जी ने कहा कि भाई हम बहुत जल्द जो है
आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और समय नहीं था, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो आंदोलन प्रारंभ करने की बात इन्होंने आह्वान किया 6 अप्रैल 1919 को, तो सबको लगा कि गांधी जी ने आंदोलन वहां शुरू कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। ज्यादा दिन नहीं बीता था, 3 दिन हुआ था। 9 अप्रैल की बात है साथियों, 9 अप्रैल की बात है। 9 अप्रैल 1919 आंदोलन कर रहे थे दो लोग अमृतसर में। एक जन का नाम है सैफुद्दीन किचलू और दूसरे जन का नाम है डॉक्टर सत्यपाल। तो आप जानते हैं रॉलेट एक्ट में साफ कहा गया था जिसको जहां पाओ तहां धड़ लो। तो 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद 10 अप्रैल को इनकी अरेस्ट को लेकर के 10 अप्रैल को बहुत ज्यादा भीषण तरीके से समझ लिए आंदोलन होता है। आंदोलन में कई सारे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, सत्याग्रहियों पर गोली भी चला दिया जाता है। अब गोली चलाने से कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, जिस कारण से 13 अप्रैल को दो कारणों से, सबसे पहली बात तो गांधी जो रॉलेट एक्ट है उस पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, रॉलेट एक्ट पर चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो गिरफ्तार कर दिया गया इस पर चर्चा करने के लिए, और साथ में त्योहार भी था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग साथियों इकट्ठा होते हैं इन दोनों बातों पर चर्चा करने के लिए। जिस समय जनरल डायर के द्वारा साथियों निहत्थे लोगों पर गोली चला करके बर्बरता पूर्वक लोगों को मार दिया गया, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो इनको गिरफ्तार किया गया था 9 अप्रैल को साथियों, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है 6 अप्रैल 15 अप्रैल ऐसा दे रखा है साथियों, ठीक है। पर सटीक अगर देखा जाएगा तो 10 अप्रैल तो बिल्कुल नहीं था, 8 अप्रैल 1919 आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर कोई नहीं जवाब में मिलता है तो। लेकिन वाकई में इसका जो राइट आंसर होगा, कहीं कहीं किताब में आपको 8 अप्रैल मिलता है तो कहीं कहीं आपको 9 अप्रैल मिलता है साथियों। पर अगर आप इन दोनों में से कंफ्यूजन मत होना, कभी भी 10 अप्रैल मत मानना, ठीक है, और इससे कम 8-9 से कम पे मत आना, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो इस कारण से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका डी वाला राइट आंसर, ठीक है। जो मैंने बताया वही सब लिखा होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है? तो उर्वरक उत्पादन से तो आप जानते हैं ग्रे क्रांति यानी भूरी क्रांति संबंधित है, ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। और ये क्रांति वाला हमारा ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, ऐसे कर दे रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। जानते हैं आप लोग कि यहाँ पे हरित क्रांति से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों अगर हम लोग, ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल सब्जी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य लाल मांस और टमाटर उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम, गोल्ड क्रांति आलू प्रोडक्शन, पीली क्रांति तिलहन, गुलाबी क्रांति मांस निर्यात झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक, रजत क्रांति अंडा प्रोडक्शन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। तो लास्ट की इन दोनों को थोड़ा रट लेना भाई साहब, कृष्ण क्रांति बायोडीजल या बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौंग उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है, यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है लौंग का? तो मेरे भाई तमिलनाडु करता है, इलायची की पहाड़ियां यहीं पर पड़ती है ना, लौंग उत्पादन करता है साथियों, ठीक है। जैसे जीरे का प्रोडक्शन आप जानते हैं सबसे ज्यादा गुजरात करता है, लौंग का उत्पादन तमिलनाडु करेगा, इमली का उत्पादन भी तमिलनाडु में होता है, कुल फूल के मामले में तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, धनिया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करता है साथियों, इलायची का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा केरल करता है, लहसुन का मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारे लहसुन के प्रोडक्शन में तीसरा स्थान आता है। तो पहले वाले तो सबका याद कर लीजिएगा, बाकी जहां उत्तर प्रदेश पड़ेगा वो याद कर लेना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भैंस की प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है तो गिरी, ये तो गाय की प्रजाति है, साहिवाल भी है, बर्बरी बकरी की प्रजाति होती है, भदावरी ये भैंस की प्रजाति होती है साहब। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी करेक्ट जवाब, ठीक है। गाय की प्रजाति कांकरेजी, सिंधी, साहिवाल, नागौरी, ठीक है, जर सिंधी, थार पाकर, गिरी, ठीक है, देवनी, लाल सिंधी। भैंस में देखेंगे तो मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, महसाना, तराई, सूरती, नागपुरी, इलचुरी। बकरी में देखेंगे तो जमुनापारी, अंगोरा, एग्लोनोबियन, स्थानोन, नुरेज, बर्बरी, ठीक है, दानपुरी, बीकानेरी, काठियावाड़ी। ये भेड़ की भी प्रजाति लगभग वही होती है साथियों, जैसे मोगरा, दानपुरी, बोकला, कच्ची, कूका या फिर लोही, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, पेपर में पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ उद्योग और दूसरी तरफ दिया हुआ उसका केंद्र या क्षेत्र। सीमेंट उद्योग पोरबंदर में पड़ता है, पेट्रो रसायन नागसेन होता है, नागथेन लिखा जाता है कहीं, है ना। लौह एवं इस्पात उद्योग राउरकेला, भिलाई, सबको पता होगा। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़, जेके नगर जो है एल्युमिनियम प्रोडक्शन के लिए है। काहे के लिए? एल्युमिनियम प्रोडक्शन होता है साथियों, एल्यूमिनियम के लिए ये वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ जो है प्रसिद्ध है साथियों।
कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ ये फेमस है। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। भैया यही सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे दिया होगा उद्योग, आप इसको एक बार देख लेना, सीमेंट उद्योग पोरबंदर या फिर लखेरी, पेट्रो रसायन नागथिनी, लौह इस्पात राउरकेला भिलई, कागज उद्योग टीटागढ़, खनिज का तेल सोलनसाला, अंबाला, मुकुल, कई एरिया मैंने इस पर पहले वीडियो आपसे चर्चा किया है। एल्यूमिनियम उद्योग जेके नगर, तांबा उद्योग मलाज खंड, ये थोड़ा सा याद करना, ठीक है, राजस्थान में है। जस्ता उद्योग टुंडू, जूट उद्योग साथियों भाटापाड़ा, ठीक है। अगला, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है? आसान सा सवाल है, बता सकते हो, नहीं बता पाओगे तो गलती है, याद कर लेना। उद्योग और परिवहन में आता है, डी सवाल मिलेगा राइट आंसर। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह का एग्जाम्पल है। एन्नोर बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों, तथा देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह भी है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह के साथ साथ खुला सागरी बंदरगाह का भी एग्जाम्पल है। अगला, एंडीज पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो मेरे भाई पहला विचार कर लीजिए, एंडीज पर्वत माला की कुल लंबाई कितनी है? तो 8200 नहीं है, 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर लगभग में, तो पहला गलत। नवीन बलित पर्वत का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। करेक्ट कौन सा सही है? तो बी वाला सही है, ए वाला गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसकी जो लंबाई है साथियों वह 7200 किलोमीटर है। आप जानते हैं साथियों ये दक्षिण अमेरिका में साथियों ये फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वह साथियों अकांकागुआ है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। इसके जो पूरब का क्षेत्र है यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनका नाम साथियों मोन्टान है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो एंडीज के पूरब में पाया जाता है मोन्टान घास का मैदान, पूर्वी ढाल पर पाया जाता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है। अगला, और आज का आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो दिल से लाइक एक शेयर जरूर बनता है साहब, है ना। ऑस्ट्रेलिया का खनिज क्षेत्र कालगोडली या कुलगाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह प्रसिद्ध है आपका सोना के लिए, बी हो जाएगा विकल्प में राइट आंसर सही जवाब। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कोयला के लिए पिलबरा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। न्यू साउथ नॉर्थ भी है और क्षेत्र पर पिलबरा ज्यादा जाना जाता है। लौह अयस्क के लिए क्वींसलैंड या दार्जिलिंग लाइन, जो कि ये भी पश्चिमी में पड़ता है। टाइटेनियम के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ही फेमस है। कालगुल्ली और कुलगाड़ी या सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। चांदी के लिए ब्रोकन हिल प्रसिद्ध है साथियों, जबकि टिमाउंट क्रीक और क्लोन करी यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा और आपने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। अगर नहीं भी हो रहा है तो डरना नहीं है, एक बार रिवीजन करके जाना, पेपर में हंगामा मचा के आना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।